हेलो एवरीवन। और आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 3 का एक और नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ओम्स लॉ। इस चैप्टर का 7th नंबर का टॉपिक है ये, जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अच्छा, ऑलरेडी आप लोग ये टॉपिक क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 10 से थोड़ा सा अपडेट है, थोड़ा सा लेवल यहाँ पर बढ़ेगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन द जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सीमन ओम्स derive a relation between the electric current and potential difference in 1828। 1828 की बात है, 1828 की बात है, जब एक फिजिसिस्ट थे जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, जिनका नाम था जॉर्ज सीमन ओम। इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन फाइंड करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन क्या है, उसको ऑब्जर्व किया था उन्होंने। और इन दोनों के बीच एक रिलेशन दे दिया था। उसी रिलेशन को कहा जाता है ओम्स लॉ। उसी रिलेशन को कहा जाता है ओम्स लॉ। तो ये रहा ओम्स लॉ का इंट्रोडक्शन। ये कहाँ से आया, कैसे आया है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 1828 की बात है, जब जर्मनी के रहने वाले एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज सीमन ओम। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन फाइंड आउट किया था उन्होंने। ठीक है, तो उसी रिलेशन को कहा जाता है ओम्स लॉ। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, या इसी को हम लोग लॉ कहते हैं या फिर इसी को हम लोग स्टेटमेंट कह देते हैं। तो जॉर्ज सीमन ओम ने क्या कहा था, जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और प्रेशर कांस्टेंट होता है, और स्ट्रेन, ये तीनों कांस्टेंट रहता है, तब क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर हो, जब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कौन से कंडीशन में, जब टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेन ये सभी क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उस सिचुएशंस में किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के या इलेक्ट्रिक वोल्टेज के। तो इस प्रकार से जॉर्ज सीमन ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डायरेक्टली बोला था कि वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज होता है, करंट भी वैसे वैसे इंक्रीज होता है। और उन्होंने यही रिलेशन फाइंड आउट किया था, V प्रोपोर्शनल होता है करंट के, I के, V प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के, और इसी रिलेशन को कहा जाता है ओम्स लॉ। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाते हैं जो कि है R। R को ही कहा जाता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या फिर इसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल, ऑफ दिस कंडक्टर। तो यहाँ से हम लोग इस इक्वेशंस को R इज इक्वल टू V अपॉन I भी लिख सकते हैं, जहाँ पर V का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और I का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ओम्स लॉ के स्टेटमेंट या लॉ को देख लिए हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं VI ग्राफ की। हम लोग बात करते हैं VI ग्राफ की, किसके लिए, ओमिक कंडक्टर के लिए। किसके लिए, ओमिक कंडक्टर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या है। तो ओमिक कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है या ओम्स लॉ का पालन करता है। तो ऐसे सभी मटेरियल्स को हम लोग क्या कहेंगे, ओमिक कंडक्टर कहेंगे। ओम्स लॉ को फॉलो करेगा या ओम्स लॉ को पालन करेगा, इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा कंडक्टर होगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक करंट ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। और इन दोनों के बीच अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को VI ग्राफ जो है ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। और जब भी किसी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और ऐसा हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मतलब वो ओमिक कंडक्टर है। आई होप अब ओमिक कंडक्टर क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं VI ग्राफ की। तो VI ग्राफ का मतलब क्या है, यहाँ पर
हम लोग एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस लेंगे, और यहाँ पर वाई एक्सिस में हम लोग वी को लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक करंट आई को रखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमको एक ग्राफ मिलेगा, उसको हम लोग वी आई ग्राफ बोलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर वी आई ग्राफ का मतलब है वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रखना है और इलेक्ट्रिक करंट को एक्स एक्सिस में रखना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि आप सभी को पता है, आप लोगों ने 11th क्लास मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स में देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। जो वेरिएबल होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और आई जो है क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है तभी करंट होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा। इसलिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन करंट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, किसी भी सर्किट में जितने वोल्ट का हम लोग बैटरी लगाएंगे, किसी भी सर्किट में जितने वोल्ट का बैटरी लगाएंगे, हमको उस सर्किट में उतना ही करंट मिलेगा। और जब उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही नहीं रहेगा, बैटरी ही अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। आई जो है वी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना पोटेंशियल दे रहे हैं तो सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर वाई में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं और एक्स एक्सिस में आई को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग दोनों के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और इस स्ट्रेट लाइन में हम लोग स्लोप का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ओम्स लॉ मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर स्लोप का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा स्लोप का कॉन्सेप्ट, स्लोप कब पॉजिटिव होता है, स्लोप कब निगेटिव होता है। ओके, ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, और यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन से हम लोग को क्या मिल जाता है, R इज इक्वल्स टू वी आई मिल जाता है, और यही क्या है, ओम्स लॉ है। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है, जब वोल्टेज करंट ग्राफ ड्रॉ करते हैं ओमिक कंडक्टर के लिए तो हमको एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये रहा वी आई ग्राफ। अब यहाँ पर देखते हैं थीटा को अगर हम लोग 0 से 90 तक वेरी करें, यहाँ पर थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, 0 से लेकर 90 तक। ठीक है, तो इस सिचुएशंस में स्लोप क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब स्लोप का वैल्यू इंक्रीज होगा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा स्लोप का वैल्यू इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे स्लोप का वैल्यू इंक्रीज होगा यहाँ पर आर का वैल्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर आर क्या है, स्लोप है। यहाँ पर जब हम लोग स्लोप का डेफिनेशन लगाएंगे ना, तो वाई एक्सिस के वैल्यू में जो चेंज होगा और एक्स एक्सिस के वैल्यू में जो चेंज होगा वो रेशियो होगा। तो यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या चेंज होता है, वी चेंज होता है, और एक्स एक्सिस में क्या चेंज होता है, आई। तो इस प्रकार से स्लोप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर बोल सकते हैं। इसलिए स्लोप इंक्रीज होगा, यानी कि मटेरियल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, और यदि हम लोग थीटा इज इक्वल्स टू 90 ले, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 लेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब स्लोप इनफाइनाइट क्यों हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग स्लोप के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि स्लोप क्या डिफाइन करता है, हमेशा टेन थीटा डिफाइन करता है, और टेन 90 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। तो जब यहाँ पर स्लोप इनफाइनाइट है तो यहाँ पर मटेरियल का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और यदि मैं थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा कर देता हूँ तब, तो थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा करूँगा तो स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता है टेन का जो वैल्यू है 90 से जब बड़ा होता है तो सभी वैल्यू क्या मिलते हैं, निगेटिव मिलते हैं। ठीक है, 10 90 के बाद का जो वैल्यू है, जैसे 10 120, 10 135, 10 150, 10 180, ये 10 270, ये सभी का वैल्यू किस में रहता है, निगेटिव में। तो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू निगेटिव मिलता है, मतलब स्लोप डिक्रीज होता है, और स्लोप जब डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर मटेरियल का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा।
तो आई होप ये वी आई ग्राफ आप लोग को समझ में आया होगा और वी आई ग्राफ से रिलेटेड ये सारा कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। चलो कंसिडर कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में हमने रखा वी को और एक्स एक्सिस में हमने रखा आई को, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का एक मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा मटेरियल है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस R2 है। और यहाँ पर ये ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन दिखाया गया है, तो इन दोनों में हमको कंपेयर करके बताना है कि R1 R2 दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये हमको बताना है। तो अभी अभी हम लोगों ने स्लोप के कॉन्सेप्ट से पढ़ा कि यदि जो वेरिएशन है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में स्लोप का वो 0 से 90 हो तो स्लोप का वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। और स्लोप का वैल्यू इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका एंगल ज़्यादा होगा, स्लोप क्या होता है 0 से लेकर 90 तक, ये प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। थीटा जितना बड़ा होगा, थीटा जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्लोप होगा, और स्लोप का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो R1 रेजिस्टेंस वाले मटेरियल का एंगल θ1 है और R2 का θ2 है। तो यहाँ पर θ1 θ2 का कंपेयर करें तो θ2 ग्रेटर देन होगा θ1 से। और अगर हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट को या इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर लगाएं तो यहाँ पर θ2 यानी कि R2 रेजिस्टेंस वाले मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और जो पहला वाला मटेरियल है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो ये आंसर हम लोग कैसे दिए हैं, थीटा के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि थीटा जो है स्लोप के प्रोपोर्शनल होता है। थीटा ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर θ2 वाले रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, R2 ग्रेटर देन R1 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आंसर आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं IV ग्राफ की। कभी कभी आप लोग के एग्ज़ाम में IV ग्राफ पूछ दिया जाता है, ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर। अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा था कि V इंडिपेंडेंट है और I जो है डिपेंडेंट है, और मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स में हम लोग ऑलरेडी ये रूल पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखा जाता है और वाई एक्सिस में हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को रखा जाता है। तो यहाँ पर हमको I को यहाँ पर रखना था और V को यहाँ पर रखना था। हमको V को कहाँ पर रखना था, एक्स एक्सिस में रखना था, और करंट को कहाँ पर रखना था, वाई एक्सिस में रखना था। लेकिन हम लोग यहाँ पर उल्टा क्यों किए हैं, तो हम लोग यहाँ पर उल्टा इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग ओमिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, और ओमिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं इसमें हम लोग वी आई ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको स्लोप से हमको क्या फॉर्मूला मिलना चाहिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिलना चाहिए। तो हम लोग V को वाई एक्सिस में रखे हैं, एक्स में I को रखे हैं, तभी हम लोग को यहाँ पर R का वैल्यू मिला है V/I, और यही ओम्स लॉ है, ठीक है। तो ये एक कंट्राडिक्शन है मैथमेटिकल रूल का, क्योंकि मैथमेटिकल रूल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस में रखा जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस में। यहाँ हम लोगों ने उल्टा किया है, ठीक है। तो क्यों किए उल्टा, तो ये केवल और केवल ओम्स लॉ की वजह से, ओमिक कंडक्टर की वजह से। अब चलिए, कई लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, यदि उसका इसमें अगर मैथमेटिकल रूल को फॉलो करें तो, मैथमेटिकल रूल मतलब अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस में रखें, मतलब V को एक्स एक्सिस में रखें तो, और I को वाई एक्सिस में रखें तब क्या होगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं IV ग्राफ के बारे में फॉर ओमिक कंडक्टर। अगर ओमिक कंडक्टर है हमारे पास कोई, और वहाँ पर अगर हम लोग उल्टा करेंगे, मतलब वाई एक्सिस में I को रखेंगे और एक्स एक्सिस में V को रखेंगे। अब ये मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पर वाई एक्सिस में किसको रख रहे हैं, करंट को रख रहे हैं, और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, क्योंकि ओमिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, और ओमिक कंडक्टर में करंट वोल्टेज VI के बीच ग्राफ ड्रॉ करो या फिर IV के बीच ग्राफ ड्रॉ करो, आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा।
और यहाँ पर अगर हम लोग स्लोप का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो स्लोप क्या मिलेगा हमको, वाई एक्सिस। स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है जी, फिर से एक बार बता देता हूँ। स्लोप का डेफिनेशन होता है वाई एक्सिस में जो चेंज होता है और एक्स एक्सिस में जो चेंज होता है उसके रेशियो के इक्वल होता है। तो वाई एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है, अब इस बार करंट चेंज हो रहा है, और एक्स एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो उसी को यहाँ पर लिखा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर आई अपॉन वी है, तो हम लोग को ओम्स लॉ, अगर हम लोग इसको चेंज कर दें तो, अच्छा ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ हमको ये बोलता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, लेकिन यहाँ पर तो आई अपॉन वी है, तो आई अपॉन वी को मैं 1 अपॉन आर लिख सकता हूँ, इसलिए स्लोप को मैं क्या लिख दिया हूँ, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई लिख दिया हूँ। मतलब डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में चेंज कर दिया और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर आर था वो भी तो चेंज हो जाएगा 1 अपॉन आर, ठीक है। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू क्या मिल गया, वी अपॉन आई मिल गया स्लोप के कॉन्सेप्ट से। आई होप ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर 1 अपन आर को क्या कहा जाता है, 1 अपन आर को कहा जाता है कंडक्टेंस, इसको याद रखिएगा। कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और जी इज इक्वल टू 1 अपन आर होता है, ये कंडक्टेंस का डेफिनेशन होता है। आगे हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस क्या होता है, ये मटेरियल की किस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसको, है ना। अभी हम लोग IV ग्राफ को अच्छे से समझते हैं ओमिक कंडक्टर के लिए। तो आई होप यहाँ पर ये स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये वाला फॉर्मूला कैसे आया ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। आई अपॉन आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यहाँ पर जी इज इक्वल टू कंडक्टेंस है। अब यहाँ पर देखो स्लोप का वैल्यू हमको क्या मिला, स्लोप का वैल्यू हमको मिला 1 अपॉन आर। स्लोप का वैल्यू क्या मिला जी हमको 1 अपॉन आर, और 1 अपॉन आर किसके इक्वल है, वी अपॉन आई के, ये हमको मिला। और यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है, यहाँ से अगर स्लोप का वैल्यू इंक्रीज होगा तो मटेरियल के रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा, और यदि स्लोप का वैल्यू डिक्रीज होगा तो मटेरियल के रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा, ये रिजल्ट निकल के आता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है, इसका मतलब यहाँ पर ये है, अगर थीटा का वैल्यू बढ़ा, यदि थीटा का वैल्यू बढ़ा तो हमको पता है स्लोप का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन स्लोप का वैल्यू बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, और थीटा का वैल्यू डिक्रीज हुआ मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ ऐसा रहेगा। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू पर एक एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास दो मटेरियल है, एक मटेरियल है ए, दूसरा मटेरियल है बी। हमको दोनों का रेजिस्टेंस का कंपैरिजन करना है, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ये बताना है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में हम लोगों ने रखा करंट को और एक्स एक्सिस में हम लोगों ने पुटअप किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। यहाँ पर ये θ1 है, ये θ2 है। तो यहाँ पर θ1 θ2 का कंपेयर करें तो θ2 ग्रेटर देन है θ1 से, और ऑलरेडी हम लोग को पता है जिस थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जिस थीटा का वैल्यू कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो θ1 वाले θ2 वाला, तो θ2 वाला कौन है, बी है, तो बी का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, स्लोप बी ग्रेटर देन स्लोप ए। और स्लोप बी का रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कंसिडर किए हैं, आर बी कंसिडर किए हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर θ1 ग्रेटर देन है θ1 से, तो θ2 वाला का क्या होगा, लेस देन होगा, और θ2 के लिए हम लोग क्या कंसिडर किए हैं, θ2 के लिए हम लोग कंसिडर किए हैं आर बी, ठीक है। तो आर बी का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, लेस देन होगा इसके कंपैरिजन में, आर ए के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट से और इस वाले कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी हम लोग इसमें कंपेयर करके बता दिए हैं कि जो मटेरियल बी है इसका रेजिस्टेंस आर बी का वैल्यू कम होगा, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, आर ए के कंपैरिजन में। मतलब मटेरियल ए है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इस स्लोप के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। तो कोई भी कंडक्टर होता है, कोई भी कंडक्टर होता है, तो इस मटेरियल के पास एक प्रॉपर्टीज होती है,
ये करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो का ये विरोध करती है, अपोज करती है। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो मटेरियल प्रदर्शित करते हैं, जो मटेरियल रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज को शो करता है या रिप्रेजेंट करता है, तो उस मटेरियल को, उस कंडक्टर को हम लोग एक और नाम दे देते हैं जिसका नाम है रेजिस्टर। मतलब इस कंडक्टर को हम लोग क्या नाम दे देंगे, अगर ये प्रॉपर्टी शो करेगा तो रजिस्टर नाम दे देंगे, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। ऑलरेडी हम लोग अभी अभी कुछ देर पहले निकाल चुके हैं कि रजिस्टेंस जो होता है R=V/I होता है, और V का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का होता है एम्पियर। तो 1 वोल्ट पर एम्पियर को लिखा जाता है 1 ओम। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और 1 ओम इज कितना होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस की डायमेंशन की। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है V/I फॉर्मूला होता है। और हम लोग को ये भी पता है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका डेफिनेशन होता है W/Q। तो W मतलब वर्क होता है जिसको जूल से मेज़र करते हैं, और Q का मतलब होता है चार्ज जिसको कूलाम से मेज़र करते हैं। तो V/I को हम लोग लिख सकते हैं जूल/एम्पियर इंटू कूलाम लिख सकते हैं। और जूल का मतलब हमको पता है ये न्यूटन मीटर होता है, और यहाँ पर ये कूलाम है तो यहाँ पर टाइम का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कूलाम पर सेकेंड मतलब फिर से एम्पियर मिल जाएगा। तो कूलाम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर लिखेंगे तो ये एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर सेकेंड वैसे ही रहेगा। तो फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से हम लोग को पता है 1 न्यूटन इज होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वाला मीटर जो है यहाँ पर पहले से है, और A²S ये भी पहले से है। तो इसको हम लोग डायमेंशन फॉर्म में लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, m की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और ये m और ये m² हो जाएगा मतलब L² हो जाएगा। और यहाँ पर अगर टाइम की बात करें, ये सेकंड जो है नीचे आएगा तो ये सेकंड का क्यूब हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड का माइनस क्यूब हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t के पावर में माइनस क्यूब। और यहाँ पर A² है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा A के पावर -2। तो इस प्रकार से ये वाला जो रिलेशन है यही रेजिस्टेंस का क्या कहलाता है, डायमेंशन फार्मूला कहलाता है। अब चलिए आगे बात करते हैं रजिस्टर। रेजिस्टेंस यहाँ पर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टीज़ होती है जो करंट का विरोध करती है, और रजिस्टर एक मटेरियल होता है जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ मटेरियल दैट हैज़ सम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब चलिए हम लोग रजिस्टर के पिक्टोरियल सिंबल की बात करते हैं, और कुछ मीटर्स हैं करंट को मेज़र करने के लिए, कुछ डिवाइस हैं उसकी बात करेंगे, रजिस्टर और मीटर्स की बात करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी बुक में रजिस्टर को इससे डिनोट किया जाता है, किसी किसी बुक में इससे। तो यहाँ पर वही नोटेशन हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत सारे डिफरेंट बुक में अलग अलग रजिस्टर के सिंबल देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रजिस्टर के सिंबल और टाइप्स की। तो अगर हम लोग रजिस्टर के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर इसको 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से फर्स्ट होता है फिक्स्ड रजिस्टर, जिसका नोटेशन कुछ इस प्रकार है, या इसी को इस प्रकार से भी डिनोट किया जाता है। सेकेंड है वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता है, इसको कांस्टेंट रजिस्टर भी कहा जाता है। सेकेंड है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल आप लोग को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, फिक्स्ड रजिस्टर के सिंबल में एरो का निशान लगा देते हैं, या कुछ इस प्रकार से भी दिखता है ना। वेरिएबल रजिस्टर मतलब इस प्रकार का सिंबल किसी बुक में दिखे तो आप लोग समझ जाना वहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर की। इस प्रकार का रजिस्टर का सिंबल आप लोग को दिखे तो समझ जाना वहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल की बात हो रही है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मीटर्स की, मतलब करंट को मेज़र करने के लिए कौन कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट डिवाइस होता है वोल्ट मीटर। इससे हम लोग करंट की पोटेंशियल को मेज़र करते हैं। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या करंट को वोल्ट के फॉर्म में हम लोग मेज़र कर सकते हैं। एम्पियर भी इलेक्ट्रिक करंट को डिवाइस करने का मेज़र है, जिसमें करंट को हम लोग एम्पियर में मेज़र करते हैं। गैल्वेनोमीटर का सिंबल इस ऐसा भी होता है या ऐसा भी होता है, दोनों ही क्या है, गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। और गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत कम अमाउंट के करंट को भी मेज़र कर सकता है, सेंस कर सकता है। और गैल्वेनोमीटर जो है वोल्ट मीटर अमीटर की तरह भी काम करता है। इसमें रेजिस्टेंस को जब हम लोग पैरेलल में जोड़ देते हैं
जब रेजिस्टेंस को हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ देते हैं तब ये वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करता है, और अदरवाइज हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो ये अमीटर की तरह बिहेव करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं मेज़रमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को कैसे मेज़र किया जाता है? तो किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टीज़ है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लेते हैं और इस रेजिस्टेंस के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, ठीक है, तथा बैटरी से सीरीज़ में अमीटर कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। अमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है किसी भी डिवाइस से, अगर करंट मेज़र करना हो एम्पियर में या फिर वोल्ट में। ओके, तो ये याद रखने वाली चीज़ थी। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये सर्किट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी, ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है और ये रेजिस्टेंस है। करंट यहाँ से ऐसे आ रही है, यहाँ से ऐसे, तो ये करंट का डायरेक्शन है ना, ये क्या है, करंट का डायरेक्शन है। तो ये रहा सर्किट। यहाँ पर अमीटर जो है सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ पर वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बता रहा था कि रेजिस्टेंस को कैसे मेज़र किया जाता है, तो प्रैक्टिकली ऐसे मेज़र किया जाता है। ये है रेजिस्टेंस, इसका मेज़रमेंट हम लोग एम्पियर के थ्रू हम लोग को करंट मिल जाता है और वोल्ट मीटर के थ्रू हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाता है। फिर हम लोग को फॉर्मूला पता है, R = V/I होता है। वोल्ट मीटर में जो रीडिंग रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और एम्पियर का जो रीडिंग रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमको R का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं और आगे बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ की, कि ओम्स लॉ जो है कहाँ पर फेल होता है, किस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ लीनियर या ओमिक सर्किट, या इसी को कहा जाता है ओमिक डिवाइस या फिर ओमिक कंडक्टर। तो याद रखिएगा, ओम्स लॉ जो है केवल और केवल ओमिक कंडक्टर या फिर ओमिक सर्किट या फिर ओमिक डिवाइस के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ऐसे कंडक्टर जो वोल्टेज करंट या करंट वोल्टेज के बीच अगर रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या दोनों के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो ओम्स लॉ केवल ओमिक कंडक्टर के लिए ही एप्लीकेबल होता है और नॉन ओमिक कंडक्टर को ये डिफाइन नहीं करता है, वहाँ पर इसका जो लॉ है वो फॉलो नहीं होता है। तो यही इसका लिमिटेशन है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग बात किए थे लीनियर कंडक्टर या ओमिक सर्किट या फिर ओमिक डिवाइस, ये क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले भी हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं, है ना। तो ओमिक कंडक्टर या ओमिक डिवाइस एक मटेरियल होता है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो जो सर्किट, जो मटेरियल, जो डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो उन सभी कंडक्टर या डिवाइस या मटेरियल को क्या कहा जाता है, ओमिक कंडक्टर कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जितने भी मेटल्स होते हैं, प्योर मेटल, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी क्या करते हैं, ओमिक कंडक्टर को फॉलो करते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और एक और है सब्सटेंस, कॉपर सल्फेट, ये भी ओमिक कंडक्टर है। ठीक है, ओमिक कंडक्टर का काम करता है। और इन प्योर मेटल और इस टाइप के मटेरियल के लिए जब हम लोग VI या फिर IV ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है, लीनियर होता है। लीनियर होने का मतलब क्या है, इसके पास एक स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में दिखाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रखा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को रखा है। ठीक है, और यहाँ पर हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है कर्व्ड फॉर्म में डिस्प्लेस होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये डार्क वाला लाइन है, ये हमको नॉन ओमिक कंडक्टर की बिहेवियर को बताता है, नॉन ओमिक बिहेवियर को शो करता है। और ये वाला जो डैश डैश लाइन है, ये ओमिक कंडक्टर की बिहेवियर को शो करता है,
ओमिक बिहेवियर को शो करता है। किसको शो करता है? ओमिक बिहेवियर को शो करता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के लिए आईवी ग्राफ ड्रॉ करें तो हम लोग को कॉपर सल्फेट के लिए कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है, और इसी स्ट्रेट लाइन ग्राफ को क्या कहा जाता है? लीनियर प्रॉपर्टीज कहा जाता है किसी भी कंडक्टर का या ओमिक कंडक्टर का। तो यहाँ पर लीनियर या ओमिक कंडक्टर जो है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड, यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा डिवाइस या ऐसा मटेरियल या ऐसा सर्किट या ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है या ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है, तो उन सभी डिवाइस या मटेरियल या कंडक्टर को क्या कहा जाता है? नॉन ओमिक कंडक्टर डिवाइस या मटेरियल कहा जाता है। एग्जाम्पल कौन सा है? गैलियम आर्सेनिक है, पीएन जंक्शन डायोड है और थायरिस्टर है। ये सभी क्या हैं? एक ऐसे डिवाइस या मटेरियल हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और हमको कैसे पता चलेगा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे? तो इन सभी डिवाइस के लिए अगर हम लोग करंट वोल्टेज या फिर वोल्टेज करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको एक लीनियर फॉर्म नहीं मिलता है, नॉन लीनियर फॉर्म मिलता है। नॉन लीनियर बोलने का मतलब है स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, यहाँ पर या तो कर्व्ड लाइन मिलता है या फिर जिग जैग लाइन मिलता है, जैसे कि इस वाले ग्राफ में देख पा रहे हैं, इस वाले ग्राफ में देख पा रहे हैं और इस वाले ग्राफ में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये गैलियम आर्सेनिक मटेरियल जो होता है, सब्सटेंस जो होता है, उसके लिए आईवी ग्राफ है, करंट वोल्टेज ग्राफ है। इसमें हम लोग को कुछ इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलता है। ये वाला पोर्शन जो है नॉन लीनियर रीजन है, ये वाला जो रीजन है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको स्ट्रेट लाइन मिल ही नहीं रहा है करंट वोल्टेज के बीच ग्राफ, तो ये कैसा है? नॉन लीनियर ग्राफ है या फिर नॉन ओमिक ग्राफ है ये। ठीक है, उसी प्रकार पीएन जंक्शन डायोड के लिए हमको कुछ इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलता है। और उसी प्रकार एक और मटेरियल होता है या एक डिवाइस होता है थायरिस्टर, उसके लिए हम लोग को कुछ इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलता है। तो तीनों ही यहाँ पर क्या है? कर्व्ड लाइन है या जिग जैग लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, तो इसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है नॉन लीनियर फॉर्म। ओके, तो आई होप लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक करते हैं। आने वाले नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच टू ऑल।